देखो, गयासुद्दीन तुगलक के बाद उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक बनता है। अब इससे कितने कितने प्रश्न आएंगे वो हम देख लेते हैं। तो पहले ना एक इसकी छोटी सी 2 मिनट की समरी सुना देता हूँ। अच्छा देखो, कुछ लोगों का मानना है कि वो लकड़ी का जो घर गिरा था वो अपने आप गिर गया था, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वो पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी थी मोहम्मद बिन तुगलक की। अच्छा, अब देखो उसमें ना कुछ चीज़ें समझ ऐसे लो कि जब ये स्वागत के लिए गया वहाँ पे लकड़ी का घर इसने बनवाया, तो जब स्वागत करना था तो उस घर के अंदर होना चाहिए था, लेकिन ये उस समय उस घर के बाहर था। वो लकड़ी का जो घर गिरा तब गिरा जब वो मिडिल ऑफ द सेंटर था गयासुद्दीन तुगलक। अच्छा चलो ये भी मान लेते हैं कि चलो ये भी अचानक हो सकता है, लेकिन सेम टाइम जब घर गिरा उसके बाहर मोहम्मद बिन तुगलक हाथियों की रेस करवा रखी है इसने। और आपको पता ही कि हाथी चलते तो धरती हिल जाती है, और इसने घर से दोनों तरफ 2-2 पंक्तियों में हाथियों की रो खड़ी कर रखी है। और जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक लकड़ी के महल के अंदर जाता है, ये रेस करा देता है और लकड़ी का घर गिर जाता है, जिससे गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है। तो ऐसा लोगों का मानना है, कुछ इतिहासकारों का भी मानना है कि गयासुद्दीन तुगलक के मरने में मोहम्मद बिन तुगलक ने कॉन्स्पिरेसी की थी। ठीक है, क्यों? राजा बनने के लिए। और उस समय इसका नाम क्या था? जौना खां। और जौना खां ही मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से क्या हुआ? गद्दी पर बैठा। तो आपसे पूछ लेता है कि राजा बनने से पहले इसका क्या नाम था? इसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक से पहला क्वेश्चन ही क्या हो गया कि जब ये राजा बना उससे पहले इसका नाम क्या था? तो इसका नाम है जौना खां। ठीक है, किस नाम से गद्दी पे बैठा मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। अच्छा, हम क्या देखते हैं? ही वॉज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी किंग सेट ऑन थ्रोन, एवर सेट ऑन थ्रोन। मतलब दिल्ली सल्तनत में इससे पहले जितने भी राजा बने वो इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थे, ये बहुत विद्वान है। विद्वान कैसे है? देखो, इसको आता है अरेबिक, इसको आती है पर्शियन, इसको आती है संस्कृत, इसको आती है फिलॉसफी। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ दिल्ली सल्तनत में कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसको संस्कृत आती थी? तो एक प्रश्न वो हो गया। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि मध्यकाल के ही एक विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, ईसामी। उन्होंने इसे वाइजेस्ट फूल कहा है, बुद्धिमान मूर्ख। बुद्धिमान मूर्ख किस संदर्भ में? अच्छा, आप अक्लमंद हो और जीवन में सक्सेस भी मिल जाए, ये दोनों चीज़ें जरूरी नहीं है। अच्छा, सक्सेस डिपेंड करती है आपकी किस्मत पर भी। आप कितने बुद्धिमान हैं वो केवल ये है कि आपने कितनी मेहनत से अपने गुणों को बढ़ाया है, उनका पॉलिश किया है। लेकिन उन सारे गुणों के होने के बाद भी आपको सफलता मिल जाए, ये एक अलग विषय है। हम क्या देखते हैं? इतना विद्वान व्यक्ति है। और अब ना इसकी आगे हम इसकी योजनाएं देखेंगे, जो बहुत ही एडवांस किस्म की योजनाएं। और इसने जितनी भी योजनाएं बनाई वो बहुत अच्छी थी, लेकिन गलत एग्जीक्यूशन के, बेचारे की खराब किस्मत होने की वजह से वो सारी की सारी योजनाएं क्या रहीं? असफल रहीं। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? बुद्धिमान मूर्ख। इसे बुद्धिमान मूर्ख कहा किसने? ईसामी ने। एक तो प्रश्न यही हो गया। उसके बाद इसे क्या आता है? अरबी आती है, इसे फारसी आती है, इसे संस्कृत आती है, और इसे दर्शन आता है। तो ये प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि दिल्ली सल्तनत में कौन सा सुल्तान था जिसे संस्कृत आती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि आगे से क्या क्या प्रश्न बन जाएंगे। 3 तो हमारी यही हो गए, 1, 2 और ये 3। ठीक है, देखो हमारी सोसाइटी में ना सक्सेस को ही रिकॉग्नाइज करते हैं। आप कितने भी बड़े विद्वान सही, अगर आप अपने जीवन में सफलता नहीं पा पाते ना, तो आपको एक असफल व्यक्ति के तौर पे और एक मूर्ख व्यक्ति के तौर पे लोग आपकी पहचान बनाता है, फिर चाहे आप कितने भी विद्वान हैं। तो ऐसा ही हुआ कुछ मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में। बहुत विद्वान होने के बाद भी, पढ़ा लिखा होने के बाद भी इसको क्या मूर्ख कहा गया, वाइजेस्ट मूर्ख कहा गया ना, बोला ना द ईसामी ने। अच्छा, अब इसको मूर्ख कहने के पीछे रीज़न क्या है कि इसने जो भी योजनाएं बनाई वो क्या हुआ? फेल हुआ। लेकिन इसकी जो योजनाएं थी बहुत ही शानदार थी, लेकिन बेचारी नहीं चली, तो इसको क्या कह दिया कि मूर्ख कह दिया। अच्छा देखो, ये नया नया राजा बना है और इसको सबसे पहले अपने राज्य को
सुदृढ़ करना है यानी मजबूत करना है। मजबूत करने के लिए इसे पैसे की नीड होगी या नहीं होगी? पैसे की जरूरत होगी इसको। ठीक, अब ये क्या करता है, देखो गंगा यमुना का जो प्रदेश है, गंगा और यमुना के बीच का प्रदेश है, बहुत ही फर्टाइल है, बहुत ही उपजाऊ है। बेचारा नया नया राजा बना है, अब इसको लगा कि इस एरिए से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, तो कोई खराब योजना नहीं है, बहुत अच्छी योजना है। हम क्या देखते हैं कि दोआब क्षेत्र है गंगा यमुना का, दोआब में कर वृद्धि योजना बहुत उत्तम है। इसने क्या किया, जो कि एक उपजाऊ प्रदेश था दोआब का, कहाँ कहाँ है, गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र है, उसमें इसने टैक्स बढ़ा दिया। तो ठीक है, मतलब राज्य के दृष्टिकोण से ठीक है, इसने टैक्स बढ़ाया, लेकिन इसकी खराब किस्मत ये कि बेचारा जिस वर्ष टैक्स बढ़ाया उसी वर्ष वहां क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। अब यहाँ के लोग टैक्स दे पाएंगे? टैक्स नहीं दे पाएंगे। लोगों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। तो बेचारे को मिला तो कुछ नहीं, लेकिन विद्रोह को दबाने के लिए सेना और लगानी पड़ी, उसमें बहुत सारा रेवेन्यू खर्च हुआ। तो हम क्या देखते हैं कि इसकी पहली योजना फेल रही। बेचारा 25 में बना था, 26 में योजना लेके आया, योजना कोई खराब नहीं थी, लेकिन बेचारी खराब किस्मत, और फेमिन की वजह से, अकाल की वजह से ये योजना क्या हो गई, फेल हो गई। फिर इसकी सेकंड योजना, दूसरी योजना देखो, ये क्या है, राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन कहाँ से, दिल्ली से देवगिरी। देवगिरी महाराष्ट्र और गुजरात के मध्य में पड़ता है, कुछ जगहों पे महाराष्ट्र है, और लेकिन जब उस समय की बात करेंगे हम तो देवगिरी गुजरात में पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा हम क्या देखते हैं कि योजना कोई खराब नहीं है। इसका मसला ये है कि जब राजधानी देश के केंद्र में पहुंच जाएगी तो पूरे देश पर शासन करना आसान हो जाएगा। अब दिल्ली से इसने राजधानी शिफ्ट की कहाँ, देवगिरी। देवगिरी को इसने दौलताबाद नाम दिया और ये शिफ्ट हो गया। अब जो दौलताबाद है वर्तमान में महाराष्ट्र का हिस्सा है। ठीक है, अच्छा हम क्या देखते हैं कि योजना कोई खराब नहीं, योजना बहुत बढ़िया है, लेकिन इसने कहा है कि दिल्ली से सारे के सारे लोग मेरे साथ चलेंगे। ऐसा कुछ किताबों में ये मिलता है, कुछ में कहता है कि नहीं एलीट क्लास जाएगी। अच्छा होता क्या है कि ये तो रथ घोड़े हाथी पे पहुंच जाएंगे, आम जनता कैसे जाएगी? आम जनता को बड़ा बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ा। यहाँ से निकले 10,000 तो वहाँ पहुँचे 2,000, बाकी रास्ते में ही निपट लिए। अच्छा होता यह है कि इसने वहाँ पे बहुत सारा ह्यूज इन्वेस्टमेंट कराया है, महल और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स, ये सारी की सारी संरचना की है। बेचारा एक वर्ष ही वहाँ पे रह पाया। दिल्ली में क्या हुआ, मंगोलों ने हमले शुरू कर दिए। अब सत्ता बहुत अनिश्चित हो जाएगी अगर दिल्ली ही हाथ से निकल जाएगा तो। इसने एक वर्ष में ही वापस आने का निर्णय लिया और ये योजना भी क्या रही, असफल रही। तो दूसरी योजना भी राजधानी परिवर्तन क्या हो गया, फेल रहा, असफल रहा। ठीक, दिल्ली से देवगिरी कितना दूर था, 700 माइल्स, कितना 1100 किलोमीटर। ठीक, तीसरा, इतना सारा पैसे का व्यय हो गया तो इसने सोचा कि मैं एक करेंसी चला देता हूँ, बहुत अच्छी योजना है, सांकेतिक मुद्रा। कोई बुरी चीज नहीं है, बहुत दूरदृष्टि वाला प्लान है इसका। कैसे, देखो आज जो हम नोट यूज़ कर रहे हैं ना, वो भी तो एक टोकन करेंसी ही है। उस पर लिखा होता है कि मैं धारक को 10 रुपये, 50 रुपये या 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इसका मतलब है जो करेंसी होती है पूरी दुनिया में, जो बुलियन है ना, बुलियन मुद्रा का प्रकार है। बुलियन दो ही प्रकार का हो सकता है, या तो सोना या चांदी। और मुद्रा का एक गुण होता है कि वो यूनिवर्सल होती है,
उसका एक्सेप्टेंस हर जगह होता है। तो क्या जो हमारे यहाँ कागज़ का नोट चल रहा है उसका एक्सेप्टेंस है पूरी दुनिया में? नहीं है। कोई नहीं पहचाने, नाइजीरिया में लेके जाओ, बोला हमें समझ नहीं आता ये क्या है, हमारी करेंसी लेके आओ। क्यों? क्योंकि वो बुलियन नहीं है, वो टोकन है। अब टोकन को अदा करने का वचन भारत सरकार ने दिया हुआ है, इसलिए हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, एक सांकेतिक मुद्रा चलाई है। उसने कहा, उसके दरबार में चांदी की हुई कमी, उसने कहा कि मैं तांबे के सिक्के चलाऊंगा जिनका मूल्य रहेगा चांदी के सिक्कों के बराबर, इनको सारे लोग एक्सेप्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी अच्छी बात है कि जब भी ये सिक्के उसके पास जाएंगे तो वो क्या करेगा, उतने ही मूल्य का सोना या चांदी आपको दे देगा, कोई समस्या नहीं है। और मसला उल्टा हो गया। मसला उल्टा ये हो गया कि जो हिंदू सुनार या इस तरीके के जो काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने कांसे के वो सिक्के घर में ही ढालने शुरू कर दिए। वो बेचारा वहाँ से चलाता है 10 सिक्के, मार्केट में जाते हैं 100 सिक्के। तो क्या होगा, वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी, साम्राज्य में अव्यवस्था फैल जाएगी, और अव्यवस्था इतनी फैली कि इसे अपनी ये योजना भी वापस लेनी पड़ी। और इसने कहा कि मैंने जितने भी सिक्के चलाए हैं उनको मेरे पास ले आओ, उतनी ही कीमत के सोने या चांदी के सिक्के मैं आपको वापस कर दूंगा। बेचारे 10,000 सिक्के चलाए थे, 1 लाख सिक्के वापस होने पहुंच गए, लेकिन इसने सबको उनको कन्वर्ट करके पैसे दिए। तो ये योजना भी क्या रही, फेल रही। योजना कितनी उत्तम है, सोचो कितना विजनरी व्यक्ति था। जो प्रयोग हम कर रहे हैं 20वीं शताब्दी में, वो कर रहा है ये 14वीं शताब्दी में। लेकिन खराब किस्मत और खराब एग्जीक्यूशन की वजह से ये योजना क्या रही, फेल रही। कोई दिक्कत नहीं थी, सब योजना बढ़िया ही थी, लेकिन बेचारा नहीं कर पाया एग्जीक्यूशन। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इतना सब होने के बाद भी अब वो चाहता है दुनिया को विजय करना। ठीक, दुनिया को विजय करने के लिए उसने 2 प्लान बनाए हैं। एक ईरान और पर्शिया को विजय करेगा, और दूसरा करेगा वो कुमाऊं हिल्स की तरफ, यानी कि उसका हिमालय पर्वत पार करके चीन और तिब्बत पे हमला करने का मन है। उसने एक बड़ी सेना बनाई है, लगभग 3,60,000 के आसपास की। उनको सबको 1 साल का नगद वेतन दे दिया है, सबको वर्दियाँ दे दी हैं, पूरा खर्चा कर दिया है। और उसने इराक में जो गवर्नर है, जो पर्शिया का जो गवर्नर है, उसको अपनी तरफ मिला लिया है। उसने कहा है कि जब भी हम वहाँ आएंगे तो आप महल के दरवाजे खोल देना, हम वहाँ पे क्या करेंगे, कब्जा कर लेंगे। तो पर्शिया क्या हुआ, इसको मिल जाएगा। लेकिन हुआ इसका उलट। पर्शिया के गवर्नर ने इसके पहुँचने से पहले ही विद्रोह किया और पर्शिया पे क्या किया, कब्जा कर लिया। बेचारा घर से निकलता उससे पहले ही खबर मिल गई कि वो तो हाथ से निकल गया। वो काफ़ी पावरफुल था, तो इसने क्या किया, उधर जाने का प्लान ही कैंसिल कर दिया। सेना बनाई या कुछ तो करेगा, बोलो चलो कुमाऊं हिल्स की तरफ निकलते हैं, चीन तिब्बत जीतेंगे। यहाँ से निकला बेचारा जून जुलाई में, वहाँ धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते दिसंबर जनवरी हो गया। उधर के एरिए में एक रात इतनी भयानक बर्फबारी हुई कि मैक्सिमम सेना इसकी मारी गई। कुछ लोग बचे जिन्होंने बताया कि जिन्होंने इसे आके बताया कि वहाँ पे सारे लोग मारे जा चुके हैं। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि इसकी कुछ योजनाएं हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और इन्हीं से आता है प्रश्न। तो कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं एक बार फिर। 2 अब में कर वृद्धि, फेल। नंबर 2 राजधानी परिवर्तन, फेल। नंबर 3 एक्सपेरिमेंट ऑफ टोकन करेंसी, फेल। नंबर 4 विश्व विजय की योजना इसकी फेल। फारस और चीन तिब्बत अभियान, ठीक है। तो ये सारी योजनाएं इसकी क्या होती हैं, फेल होती हैं। अब इससे कुछ और हम प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। देखो मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं असफल रहीं, उसके अलावा उसने कौन कौन से काम किए जिनसे प्रश्न आ जाता है। उसने दीवान कोही नामक एक विभाग बनाया है, कृषि विभाग। बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। तो अगला प्रश्न हमारा क्या हो गया, उसने क्या बनाया, एक कृषि विभाग बनाया, दीवान कोही, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूरी सल्तनत से कोई प्रश्न नहीं आता ना, एक ही प्रश्न आएगा तो वो यही प्रश्न होगा कि हु फाउंडेड द दीवान कोही। तो दीवान कोही किसने बनाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया। इसके अलावा इससे एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इब्न बतूता केम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय
यात्रा की है भारत की। इब्न बतूता, इब्न बतूता किसके समय भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया। कब आया? 1333 में आया। इसने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है रेहला। कहीं पे रहेला मिलती है, कहीं पे रेहला मिलती है, तो ये आप कर लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इब्न बतूता कब आया और उसने कौन सी महत्वपूर्ण बुक लिखी। अच्छा, ये बुक तो नहीं मिलती, अब हमें इसके ना कुछ एग्जाम्पल मिल जाते हैं अलग अलग जगहों पे, तो इसलिए, और उस समय की तुगलक के समय की हमें ये महत्वपूर्ण जानकारी भी मध्यकाल के विषय में दे देता है। अच्छा, इसी को मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी बनाया शहर का, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये कुछ 8-10 साल यहाँ काजी के तौर पे इसने, काजी क्या होता है? जो न्याय विभाग का प्रमुख होता है, तो ये काजी के तौर पे भी रहा है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा देखो क्या है। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान हु सेलिब्रेटेड होली विद हिंदू। होली खेली हिंदुओं के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको कर लेना है एक। किसने होली खेली? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके अलावा अच्छा, इसका ना सभी धर्मों के प्रति थोड़ा रुझान सही है, तो ये सभी धर्मों के आचार्यों को अपने दरबार में बुलाता है, उनसे 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 सुनता है, प्रवचन सुनता है, ताकि सत्य की तरफ ये पहुंच पाए। तो देखो, जिन प्रभु सूरी हैं जो जैन धर्म के हैं, जिन प्रभु सूरी, आपसे पूछ लिया जाता है जिन प्रभु सूरी किसके दरबार में रहे हैं, तो जिन प्रभु सूरी रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। इसके अलावा इसी से 2 प्रश्न और इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक की सारी योजनाएं क्या रही हैं? फेल हो रही हैं। फेल हो रही है तो दरबार में क्या असंतोष हो जाएगा? असंतोष हो जाएगा तो ऐसे में ही हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में 2 साम्राज्य स्थापित हो जाते हैं इसके समय पे। एक है विजयनगर, इसकी स्थापना की है हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने। ये कब की है? 1336 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विजयनगर फाउंडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना हुई किसने की, वो आपसे पूछ लेता है। तो किसने की है? हरिहर और बुक्का ने, 2 भाइयों ने। ठीक, इसी के समय पे हम देखते हैं कि बहमनी की स्थापना हुई है 1346-47 में, और ये की है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह द्वारा। तो पूछ लेता है कि जब विजयनगर बना तो उत्तर भारत में कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला प्रश्न हो जाता है कि बहमनी जब बना उस समय भी कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक है। और ये हसन गंगू इसका रियल नेम है। रियल नेम क्या है इसका? हसन गंगू। हसन गंगू ने बहमनी की स्थापना की, और जिस नाम से वो गद्दी पे बैठा वो नाम कौन सा है? अलाउद्दीन हसन बहमन सागर। में तो ऐसा ना चीकू और ये और वो, जब वही स्कूल में जाता तो क्या हो जाता है? आदित्य प्रताप सिंह। तो वही मसले हैं। रियल नेम क्या है? हसन गंगू है, और जब गद्दी बैठा तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के साथ में बैठा। अच्छा, अब इसकी मृत्यु कैसे होती है? इसकी मृत्यु होती है 1351 में। थट्टा एक जगह है पंजाब में जहां पे विद्रोह हो जाता है, और ये विद्रोह को दबाने जाता है, जहां पे इसकी मौत हो जाती है। मौत किसी युद्ध में वैसे नहीं हुई है, वहां पे भाग दौड़ करते करते बुढ़ापा भी है, तो 1351 में थट्टा में विद्रोह के दौरान इसकी मौत हो जाती है। इस तरीके से हमारा क्या रहा? ये मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद कौन आएगा? फिरोज शाह तुगलक। तो अब हम देखेंगे फिरोज शाह तुगलक।